हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। मैं हूं रवि सर और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो मून होता है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। और वो एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्या आपको पता है? चलो और एक चीज पूछता हूं, क्या आपको पता है कि जो मिट्टी के बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें पानी ठंडा कैसे होता है? अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पानी ठंडा होता है। दोस्तों, क्यों ठंडा होता है पता है? नहीं पता? चलो आज यहाँ पे हम इसका आंसर ढूंढेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट टू एंड देखना ना भूलना। अब ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, क्यूबिकल कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने गैस भरी है। तो ये गैस है, ठीक है, ये गैस है, गैस के मोलिक्यूल्स हैं। तो ये जो गैस के मोलिक्यूल्स है दोस्तों, ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम डायरेक्शन? रैंडम डायरेक्शन यानी कोई भी डायरेक्शन नहीं, ये क्या करते रहते हैं? ये मूव करते रहते हैं दोस्तों। तो ये मूव कर रहे हैं हियर एंड देयर, है ना। अब इनकी जो स्पीड है, क्या सबके स्पीड सेम ही होंगे? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, इनके सबके जो स्पीड्स है ना वो अलग अलग होते हैं। ये हमने देखा कि इनके जो स्पीड्स है वो अलग अलग है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबका स्पीड सेम नहीं है जब ये मूव कर रहे थे। और दूसरी बात, ये जब मूव करते हैं ना तो ये कोलाइड भी करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। और जब ये कोलाइड करते हैं, व्हेन देयर इज अ कोलिजन, दे चेंजेस देयर स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। तो बिकॉज ऑफ द कोलिजन देयर इज अ चेंज इन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों भी चेंज होते हैं, यानी ये हमेशा होते रहता है। तो यहां पे स्पीड का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है दोस्तों। देखो, अगर आपने इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, सेम कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, फिर भी इन सबके स्पीड्स कांस्टेंट नहीं होंगे। हर एक का स्पीड जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों वो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होगा अगर इक्विलिब्रियम में है ये सिस्टम। ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में, यानी अगर तीनों आपने कांस्टेंट कर दिए तो इनका जो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होता है, स्पीड सेम नहीं होती। तो अब इसके लिए जो मैक्सवेल था उसने स्टडी किया इनका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न, उसको स्टडी किया और उसने एक कर्व बनाया जिसको मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। तो चलो पढ़ते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये। अब इसको अगर निकालना है तो आप पहले समझ लो, हम क्या करते हैं 10 मॉलिक्यूल लेते हैं और उससे कुछ एग्जांपल लेके उसको समझते हैं। तो मैंने क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ पे मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए। तो पहला जो मॉलिक्यूल है उसका स्पीड है 1 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा जो है उसका 2 है, फिर तीसरा जो है उसका भी 2 किलोमीटर पर सेकंड है, फिर 3 3 3, देन 4 4, देन 5 एंड देन 6। ये सारे जो स्पीड है ना ये किलोमीटर पर सेकंड में है, बहुत हाई स्पीड है किलोमीटर पर सेकंड। ये 10 मॉलिक्यूल मैंने ले लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, पहले एक ग्राफ बनाता हूं। तो मैक्सवेल ने क्या देखा कि इनके जो सबके स्पीड्स है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसने क्या किया, यहां पे ये जो स्पीड्स थे उनको लिख लिया। तो ये स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड से 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार के स्पीड इसमें अवेलेबल है, ये जो मोलिक्यूल्स है उसमें। दूसरा, इसने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स यहाँ पे लिख लिए जिनका स्पीड कितना होगा, इतना होगा। तो 1 स्पीड कितने मोलिक्यूल्स का है? सिर्फ 1 मोलिक्यूल का है। 2 स्पीड 2 मोलिक्यूल का है, 3 स्पीड 3 मोलिक्यूल का है, 4 स्पीड 2 मोलिक्यूल का है, 5 स्पीड 1 मोलिक्यूल और 6 स्पीड फिर से 1 मोलिक्यूल का है। उसके बाद में इसने क्या किया, इसने फ्रैक्शन निकाला। भाई ये जो मोलिक्यूल्स का है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, उसका फ्रैक्शन कितना है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को डिवाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स से। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल को टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल से डिवाइड करोगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? 0.1। तो इसका फ्रैक्शन हुआ 0.1, इसका हुआ 0.2, इसका 0.3, इसका 0.2, इसका 0.1 और इसका 0.1। तो ये हो गया फ्रैक्शन। अब दोस्तों ये मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने क्या किया, सिंपली ये जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, इसका ग्राफ प्लॉट किया किसके साथ? स्पीड के साथ। तो उसने क्या देखा, देखो चलो हम भी करके देखते हैं। तो 1 किलोमीटर पर सेकंड वाले यहाँ पे ये 2, ये 3, ये 4 5 और 6, और जो फ्रैक्शन है वो ले लिया 0.1 0.2 और 0.3।
अब क्या करो, ड्रॉ करो, तो ग्राफ को पॉइंट्स को प्लॉट करो। तो 1 जो है उसका 0.1 है, 2 का 0.2 है, 3 का 0.3 है, 4 का 0.2 डिस्ट्रीब्यूशन है और 5 का 1 है 0.1 और इसका 6 का भी 1। अब इसको अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से इसका दिखेगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। तो ये जो कर्व है इसको बोलते हैं हम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये कर्व कैसे आया आपको पता चला? ये ऐसे ही मैक्सवेल ने निकाला, तो उसने देखा कि इसका शेप कुछ इस तरीके से है ना। तो ये शेप उसने ऑब्जर्व किया। अब यहां पे देखो, ये जो 3 है, 3 क्या है? 3 मैक्सिमम स्पीड नहीं है, 3 मैक्सिमम स्पीड नहीं है। देखो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में ये 6 मैक्सिमम स्पीड है, 6 किलोमीटर पर सेकंड, ये मैक्सिमम स्पीड है। तो ये क्या है? ये क्या दिखा रहा है आपको? ये 3 क्या है? ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का स्पीड कितना है? 3 स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का है, यानी उसका फ्रैक्शन ज्यादा है, स्पीड ज्यादा नहीं है। ये बात यहां पे नोट करना, बच्चे यही पे गलती कर देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। ये क्या है? फ्रैक्शन इनका ज्यादा है, यानी 3 स्पीड वाले मोलिक्यूल ज्यादा है। इसको बोलते हैं हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसको आप दिखा सकते हो CMP। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है कि आप 10 में से कौन सा ऐसा स्पीड है जो आपको मैक्सिमम मिल रहा है। तो ये 3 स्पीड है, देखो 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है वो, तो उसको आप लिखोगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यहां पे वो 3 किलोमीटर पर सेकंड है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। तो दोस्तों ये जो ग्राफ है ना, इसका जो शेप है ये कांस्टेंट होता है जब ये गैस इक्विलिब्रियम में होता है, तो इसका स्पीड कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ है इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसका इक्वेशन आपको मिलता है, उसका फॉर्मूला मिलता है। तो ये CMP का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? उसका फॉर्मूला है √2RT/m, वेयर R is universal gas constant, T is temperature and capital M is molecular mass। इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसको अगर आप यहां पे इसमें लिखना चाहो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो ये जो मास है और ये जो R है इसको ऐसे लिखते हैं हम, R को ऐसे लिख दिया, और जो मोलिकुलर मास है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो मोलिकुलर मास को हम Na यानी एवोगाड्रोस नंबर इनटू मास ऑफ मोलिक्यूल भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2। R/N क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो 2 kBT अपॉन मास। अब ये m और ये m, इसमें दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। ये जो m है ये मोलर मास है और ये जो m है ये मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल है ना। तो इसको नोट करना। तो ये दो जो फॉर्मूले है वो सेम ही फॉर्मूले है, बस यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में है और यहाँ पे ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के फॉर्म में है, दोनों सेम ही। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है जिसका जो फॉर्मूला है वो आपको मिलता है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसका इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। अब देखो दोस्तों यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि मीन स्पीड क्या है, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है इनका मीन स्पीड क्या है, तो मीन यानी होता है एवरेज। तो एवरेज स्पीड या तो फिर मीन स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मान के चलते हैं कि इसका अगर C1 C2 C3 अप टू CN स्पीड है सबके, तो वो क्या आएगा? इसका फॉर्मूला मीन स्पीड का या तो फिर C एवरेज, उसका आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस प्लस अप टू n नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मोलिक्यूल, है ना। ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब इस ग्राफ से अगर आप इस फॉर्मूले को निकालते हो तो ये फॉर्मूला क्या आएगा? इस ग्राफ से अगर निकालते हो आप तो ये आ जाएगा आपका मीन स्पीड 8/π RT अपॉन m। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये किसका है? मीन या तो फिर एवरेज स्पीड का। यही अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में चाहिए तो आपको मिलेगा 8/π और यहां पे मिलेगा kBT अपॉन m। ये m और ये m में सेम डिफरेंस है जो कि मैंने यहां पे बताया। ये m क्या है? ये मोलिकुलर मास है और ये m क्या है? ये है आपका
मास ऑफ मोलिक्यूल, है ना। मोलर मास और मास ऑफ मोलिक्यूल में डिफरेंस है। मोलर मास यानी क्या है कि 1 मोल ऑफ जो गैस है उसका टोटल मास, उसको बोलेंगे मोलर मास। और मास ऑफ मोलिक्यूल क्या है, एक सिंगल मोलिक्यूल जो कि बहुत ही कम होता है उसका मास, वो जो मास होता है उसको मास ऑफ मोलिक्यूल हम बोलते हैं। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें मिल गया। अगर एवरेज स्पीड आपको इस केस में निकालना है तो आप एवरेज स्पीड इस केस में भी निकाल सकते हो। कैसे आएगा वो, सब स्पीड्स को ऐड कर दो तो 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा दोस्तों, ये सबको ऐड कर दो तो कितना है ये 4 + 1 5 + 9 14 + 8 22 + 11 ये हो गया 33/10 यानी 3.3। अब और एक डेफिनेशन हमारे पास है और वो है आरएमएस स्पीड। ये तो हमने जब काइनेटिक थ्योरी का लेक्चर पढ़ा तो उसमें भी हमने पढ़ा था आरएमएस स्पीड और उसको डिराइव भी किया था। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टेम्परेचर के, ये हमने देखा था। तो यहां पे भी देख लेते हैं ये जो आरएमएस स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होगा। रूट, इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसके लिए जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, जैसे कि ये हमने लिखा है मीन के लिए, उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो वो कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, है ना, उल्टा कर देते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं उसके लिए। तो अब क्या करोगे, लास्ट से पहले के ऊपर आओगे, तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं और यहां पे एंड करेंगे। तो स्पीड देखो पहले क्या लिखा है स्पीड, तो आप क्या करोगे C1 C2 अप टू Cn ऐसे स्पीड एज्यूम कर लोगे, ठीक है। स्पीड के बाद में दिया स्क्वायर तो आप करोगे इनके सबके स्क्वायर्स, है ना। उसके बाद में दिया आपको मीन, यानी इनका मीन निकालना है। तो हम क्या मीन कैसे निकालते हैं, सबको क्या करते हैं ऐड करते हैं डिवाइड बाय n, और फिर दिया है रूट तो आप ले लीजिए इस सब का रूट। तो ये हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना, ये हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो आगे आपको समझ में, ये अगर आपको निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला है इसको मैं हटा देता हूं यहां से, है ना। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे लिख देता हूं कर्व, है ना। तो ये देखो इसको जब हमने ये जो ग्राफ था उसको जब सॉल्व किया तो इनके जैसा इसका जो फॉर्मूला है वो हमें मिला 3RT/m, जो कि ऑलरेडी हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी मिला था। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, KT के फॉर्म KB के फॉर्म में यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये आया 3kBT/m, है ना। अब इसको अगर ऐसे ही इस फॉर्मूले से अगर ये न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगा आरएमएस स्पीड। अगर ये 10 स्पीड आपको दिए तो उसके लिए अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1 स्क्वायर 1 आता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 आता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36। तो इन सबको ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, ये हो गया 9 और ये 36 प्लस ये 32, तो 36 और 32 68, 68 और 36 ये कितना हो गया 74 प्लस 30 ये हो गया 104 और 25 129। तो ये हो गए सारे स्पीड के स्क्वायर ऐड और डिवाइड बाय 10 यानी ये हुआ 12.9 और उसका क्या लेना है हमें स्क्वायर रूट, तो हम इसको ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइड बाय 10 ऐसे था ये। तो इसका जो आएगा दोस्तों ये आएगा लगभग 3.6 के आसपास, है ना। अब मैंने ये जो एग्जांपल था इसके लिए ये क्यों निकाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पे देखो दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा है, तो हमने ये एक एग्जांपल लिया तो उसके लिए देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ रहा है आपका 3 किलोमीटर पर सेकंड, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, और जो एवरेज स्पीड है वो आ रहा है 3.3 और जो आरएमएस स्पीड आ रहा है वो 3.6। तो अभी आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड कौन सा है, तो आरएमएस स्पीड की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होता है, 2 नंबर पे कौन आएगा एवरेज स्पीड 2 नंबर पे आएगा, इसका स्पीड कम होता है, एवरेज स्पीड आरएमएस स्पीड से कम होता है, और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है
वो सबसे कम होता है। तो अगर ग्राफ में आपको दिखाना है तो ये आपका जो स्पीड है वो CMP है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना। ये जो स्पीड आएगा इसके बाद में इससे थोड़ा सा ज्यादा, है ना, यहाँ पे इससे थोड़ा ज्यादा ये जो स्पीड आएगा ये C एवरेज स्पीड आएगा। और इससे भी ज्यादा जो स्पीड आएगा, ये फ्रैक्शन है दोस्तों, ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, लेकिन स्पीड क्या है, ज्यादा है। देखो ये 3 है, ये कितना आएगा, ये 3.3 आएगा, और ये कितना आएगा, 3.6 के आसपास आएगा। तो ये है आपका RMS स्पीड। तो आ गया दोस्तों आपको समझ में, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, उसके पहले मैं इसको क्या कर लेता हूं, रफ कर लेता हूं। तो उससे पहले मैं आपको और एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पे देखो, आप तीनों भी फॉर्मूले अगर देखोगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का देखो, RMS स्पीड का देखो, एवरेज स्पीड का देखो, तीनों के फॉर्मूले आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, लेकिन T और M जो है वो वेरिएबल है ना, वो कांस्टेंट नहीं। तो जो एवरेज स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। वैसे ही RMS स्पीड भी है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी है। ये सारे जो स्पीड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो ये जो फॉर्मूले है दोस्तों, इसको आप लिख लो, ये जो है इसकी पूरी नोट्स बना लो, है ना, और वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, सब लिख लो, फिर उसको रफ करते हैं। चलो ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं और ये आपको मैं फिर से बना के दिखाता हूं इसका ग्राफ। तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं अभी। चलो ये जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का ग्राफ है उसको बनाते हैं। तो ये ग्राफ हमने यहां पे देख लिया कि इसका ग्राफ सपोज ऐसे आता है ना, ये ऐसे इसका ग्राफ आ रहा है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का। ये क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स है, और ये क्या है, ये स्पीड। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे आप RMS लो या तो फिर कोई भी स्पीड लो, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट मोलिकुलर मास। तो देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, JEE नीट में आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे कि RMS स्पीड या तो फिर कोई भी मोस्ट प्रोबेबल ले लो, एवरेज ले लो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों तो RMS स्पीड क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, है ना। तो जो ग्राफ है, अगर टेम्परेचर देखो, एक टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक मोलिकुलर मास है यानी सिंगल गैस है, तो उसके लिए ये ग्राफ आ रहा है। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं और गैस को सेम रखूं, यानी जैसे कि आर्गन है ना, या तो फिर हीलियम है, तो हीलियम गैस के लिए सपोज ये ग्राफ आया हुआ है, और मैंने आपको बताया कि हीलियम का जो टेम्परेचर था वो पहले 400 केल्विन था, तो उसका ये ग्राफ आ रहा है। और मैं अभी आपको बताऊं कि ये जो टेम्परेचर है ये अगर 1600 केल्विन हो गया, 1600 केल्विन हो गया, तो ग्राफ किस तरीके का आएगा। तो सिंपल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जो RMS स्पीड है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है ना। जैसे हमने देख लिया ये RMS स्पीड ये बढ़ रहा है, यानी ये इधर शिफ्ट होगा, है ना, बढ़ रहा है यानी इधर इस साइड में, क्योंकि स्पीड बढ़ता किधर है, इस साइड में। तो जो ग्राफ है दोस्तों ये इस साइड में शिफ्ट होगा, तो ये ग्राफ शिफ्ट हो गया इस साइड में, तो ये हो गया 1600 केल्विन। ग्राफ राइट हैंड में शिफ्ट होगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो याद रखना टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ राइट हैंड में शिफ्ट होगा, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो ग्राफ लेफ्ट हैंड में शिफ्ट होगा। आया समझ में। चलो अब मोलिकुलर मास की बात करते हैं। देखो आपने एक गैस लिया है जिसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। एक गैस आपने लिया और उसके लिए आपने क्या किया, फ्रैक्शन वर्सेस जो स्पीड है उसका ग्राफ आपने ये निकाला। अब ये जो था ये सपोज हीलियम गैस था, ठीक है, सपोज हीलियम नहीं, ये नियॉन है। ओके चलो, नियॉन गैस के लिए आपने ये ग्राफ निकाला। अब मैंने आपको बोला कि आप ऑर्गन के लिए निकालो यही ग्राफ, ऑर्गन के लिए। तो ऑर्गन का देखो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम है, और आपको निकालना है सिर्फ गैस चेंज कर दिया आपने, सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ गैस चेंज की। तो आपने अगर ऑर्गन किया तो ऑर्गन का जो मोलिकुलर मास है वो नियॉन से ज्यादा होता है ना। तो नियॉन से ज्यादा होता है आर्गन का मोलिकुलर मास, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, तो ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। RMS स्पीड और मोलिकुलर मास ये इनवर्सली
प्रोपोर्शनल है। तो अगर मोलर मास बढ़ेगा तो आरएमएस स्पीड घटेगा, यानी जो ग्राफ है वो किधर लोअर साइड में शिफ्ट होगा। तो अगर मैंने आपको आर्गन के लिए निकालने बोला है तो आप आर्गन के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ निकालोगे, ठीक है, ऐसा ग्राफ। तो ग्राफ शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मोलिकुलर मास कम होगा तो ग्राफ राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। जैसे कि अगर मैं हीलियम के लिए आपको पूछूं तो हीलियम के लिए आप ग्राफ ऐसे निकालोगे, तो ये हीलियम। तो आया दोस्तों समझ में आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे शिफ्ट होता है, किधर जाता है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीजें हैं। चलो तो फिर अब देखते हैं, हमने जो क्वेश्चन देखा था उसके आंसर्स हमें अभी ढूंढने हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो आरएमएस स्पीड होता है, ये जो आरएमएस स्पीड है, ये सी आरएमएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीड। तो अगर गैस का जो सी आरएमएस है वो अगर ज्यादा है एस्केप वेलोसिटी से, वी एस्केप इस वेलोसिटी से ज्यादा है, तो वहां पे एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं होगा, है ना। अब देखो फिर से एक बार समझाता हूं, ये जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, तो ये हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में देखा था। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, वो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ पे है या तो फिर किसी प्लैनेट पे है उसको अगर मिल जाए तो उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, ये होता है एस्केप वेलोसिटी। अब अगर आपके गैस के पास जो स्पीड है आरएमएस स्पीड, वो अगर ज्यादा है एस्केप वेलोसिटी से, तो वो क्या करेगा, वो एस्केप कर जाएगा, है ना। तो मून पे क्या होता है कि एस्केप वेलोसिटी बहुत ही कम है, क्योंकि ग्रेविटेशन कम है। ग्रेविटेशन कम है तो बाहर निकलने के लिए जो वेलोसिटी लगती है, जो एनर्जी लगती है, वो भी कैसी होती है, कम होती है। तो इसके वेलोसिटी बहुत ही कम है। और आरएमएस स्पीड जो है गैसेस का, वो जो उस टेम्परेचर को जो आरएमएस स्पीड होगा वहां का मून पे, तो वो आरएमएस स्पीड बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से जो मोलिक्यूल्स है वो बाहर निकल जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं उसके एटमॉस्फेयर से, यानी वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा क्योंकि कोई भी मोलिक्यूल मौजूद नहीं हो। जबकि अर्थ की अगर बात करते हैं तो अर्थ पे जो आरएमएस स्पीड है वो कम है एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। कितनी है एस्केप वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जबकि जो आरएमएस स्पीड है, लगभग जो सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में मौजूद है उनका सबका जो आरएमएस स्पीड है वो इस 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम ही है। 2, 3, 4 किलोमीटर पर सेकंड होता है जनरली आरएमएस स्पीड, 11.2 से बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर मौजूद है। दूसरी बात, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था उसमें मैंने पूछा था आपको कि जो मिट्टी के बर्तन है वो ठंडा कैसे रखते हैं पानी को, तो चलो उसकी भी एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूं। तो देखो जो मिट्टी का बर्तन होता है वो जब उसको बनाते हैं तो एक पोरस स्ट्रक्चर होता है, यानी होल्स होते हैं, बहुत स्मॉल कैपिलरीज होती है, बहुत स्मॉल होल्स होते हैं जो उस पे होते हैं। अब क्या होता है, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है, ये जो पूरा वाटर भरा हुआ है यहाँ पे मोलिक्यूल्स है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि मोलिक्यूल जो है वो उनके स्पीड्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर पर सेकंड वाले भी है, 2 किलोमीटर पर सेकंड वाले भी है, 6 किलोमीटर पर सेकंड वाले भी है। तो क्या होगा दोस्तों, जो जिनकी वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर सेकंड होगा, जिनका स्पीड, वो उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होता है। तो वो क्या करते हैं, उस एनर्जी की वजह से इसका जो सरफेस है, यहाँ पे जो छोटी छोटी कैपिलरीज है, वहां पे वो कैपिलरीज में घुस जाते हैं और वो जो स्पीड है उनका, उसकी वजह से जो वाटर है, वाटर का जो सरफेस है उसको तोड़ के निकल जाते हैं एयर, और इसी चीज को आप बोलते हो इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो भी मोलिक्यूल जिनका स्पीड ज्यादा होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो क्या करेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे सरफेस से, लिक्विड के सरफेस से, और वो इवेपोरेट हो जाएंगे। अब देखो अगर ज्यादा स्पीड वाले सारे निकल गए तो यहाँ पे कौन बचेंगे, कम स्पीड वाले, है ना, कम स्पीड वाले बचेंगे ना, यानी सीआरएमएस कैसा हो जाएगा, आरएमएस स्पीड, ओवरऑल आरएमएस स्पीड जो इन मोलिक्यूल्स का है वो कम हो जाएगा। आरएमएस स्पीड कम हो गया तो आरएमएस स्पीड का जो फॉर्मूला है वो 3RT/m है। तो अगर स्पीड घटा तो इसका मतलब टेम्परेचर भी घटा, तो जो वाटर है उसका ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आया आपको समझ में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। चलो अभी 1-2 न्यूमेरिकल हम इस पे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलो 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखो दोस्तों, पहला न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं, मुझे आप बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस को अगर स्पीड c है किसी इसका, तो 2c स्पीड होने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए। तो देखो, टेम्परेचर T1 दिया है आपको 0 डिग्री सेल्सियस, और C1 जो है वो c स्पीड दिया है, C2 2c स्पीड दिया है, और आपको T2 पूछा है। यानी आपको ऐसा टेम्परेचर पूछा है जब जो आरएमएस स्पीड है, ये आरएमएस स्पीड है ना, गिवन डेटा में दिया है, तो आरएमएस स्पीड क्या हो गया, डबल हो गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर सी है तो ऐसा टेम्परेचर ढूंढो कि जब आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगा, उस गैस का डबल हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आपके पास है, आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आरएमएस स्पीड C1 by C2 is equals to अंडर रूट T1 by T2, ऐसे मैं लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब C1 क्या है, C, और C2 क्या है, 2C इज इक्वल टू अंडर रूट T1 टेम्परेचर क्या है, T1 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखना, डिग्री सेल्सियस में हम आंसर्स यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हुए डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया 273 केल्विन, और जो T2 टेम्परेचर है वो तो आपको निकालना है। तो अभी स्क्वायर, ये C कट हो गया, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 273/T2, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट हटा दिया। अब T2 को इधर लेके आते हैं, तो T2 क्या हो जाएगा, T2 को इधर लेके आए तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 इंटू 273 ना, और यहां पे क्या होगा, चलो, तो T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 273, ये कितना होगा, 4 3 जा 12, कैरी 1, ये 28 प्लस 1 29, कैरी 2, 8 प्लस 2 1092, और ये हो गया केल्विन। अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। आंसर अगर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो 1092 माइनस 273, तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में, तो ये 12 माइनस 3 आता है 9, तो ये कैरी दे दिया हमने, 9 माइनस 8 1, और 10 माइनस 2 8, तो ये हो गया 819 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में। तो ऐसे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अभी और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। चलो मुझे आप बताओ कि अगर दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो, जो ऑर्गन होता है उसका जो मोलिकुलर मास है, तो यम ऑर्गन आपको दिया है, मोलिकुलर मास ये 39.9 है ना, ऑर्गन का मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन वो 70.9 ये आपको दिया हुआ है, और आपको दिया है इसका जो स्पीड है, वो ऑर्गन का जो स्पीड है वो c दिया हुआ है। तो आपको पूछा है कि जो क्लोरीन का स्पीड है वो आप बताओ कि क्लोरीन का स्पीड कितना होगा। अगर इसका c है तो क्लोरीन का स्पीड कितना होगा। आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी, तो ऑर्गन प्रोपोर्शनलिटी क्या है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो आप क्या करोगे, C ऑर्गन अपॉन C क्लोरीन दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहां पे क्या मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से अभी मोलर मास जो है वो क्लोरीन का ऊपर और मोलर मास आर्गन का नीचे। तो क्या होगा, आर्गन का यहां पे आपको क्या दिया है, C दिया है स्पीड, तो ये C लिख दिया मैंने, CCl आपको निकालना है। और मास, मोलर मास ऑफ क्लोरीन पहले लिखना है 70.9 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ आर्गन, ये 39.9। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा, ये आप इसको डिवाइड कर देते हो तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1.33।
तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ सॉल्व कर लिया, पूरा टोटल यहाँ पे मैक्सवेल्स का हो गया है। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखते हो, इसके नोट्स निकालते हो, तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।